जब की को क्लोज किया जाता है कुछ इस तरीके से तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस की को ओपन किया जाता है ये बल्ब ऑफ हो जाता है। की को क्लोज करने पर बल्ब ऑन हो रहा है, तो आखिर क्यों हो रहा है? एक ही आंसर आता है ज़हन में कि इलेक्ट्रिक करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये कैसे करता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करता है तो क्यों करता है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 9.10 इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट मेजर पोर्शन दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जिस कंसेप्ट पर फोकस किया है बेसिकली वो कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोकस किया है और पहले हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होता है तो उस वक्त हमें किस तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, और इसी स्टडी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया था। और हमने ये कहा था कि चार्ज रेस्ट पर होगा, या फिर मैं अगर ज्यादा फिजिक्स की टर्म में बात करूं तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। लेकिन आज से हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो चार्ज को रेस्ट पर नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि हम मूविंग चार्ज को कंसिडर करेंगे। जो चार्ज है वो मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा। जब चार्ज मूव करता है तो किस तरीके का फिनोमेना अक्कर होता है, हमने उसको स्टडी करना है। जब मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम बेसिकली चार्ज को रेस्ट पर भी स्टडी करेंगे और मोशन में भी स्टडी करेंगे। रेस्ट पर तो हमने स्टडी कर ली है, लेकिन अब हमने चार्ज को मोशन पर स्टडी करना है। और साथ के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जब चार्ज को हम मोशन में स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स वर्ड से जाहिर हो रहा है कि यहां पर मोशन है। जब रेस्ट पर था चार्ज दैट स्टडी वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन जब चार्ज मोशन में होगा तो हम इस स्टडी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपकी बुक में इसी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया है। इसका मतलब कि हमने इस चैप्टर में चार्ज को मूव करते हुए स्टडी करना है और उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर क्या होता है, इसके बारे में आपने मैट्रिक में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, और आपने यही पढ़ रखा है कि जब चार्ज फ्लो करता है, लेकिन वो बात मैट्रिक तक थी। अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब हमने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है फर्स्ट ईयर में। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बेसिकली है तो फ्लो ऑफ चार्ज ही, लेकिन आपने इसका थोड़ा सा डीप सेंस लेना है। देखो, मैं एक एनालॉजी कंसीडर करता हूं कि एक पाइप है जिसमें से पानी गुजर कर जा रहा है। क्या गुजर कर जा रहा है बच्चों? पानी। यानी कि इस पाइप में वाटर है जो कि फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब जब ये वाटर फ्लो करके जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि ये पानी कितने टाइम में फ्लो करके जा रहा है। देखो, अगर आगे यहां पर एक टैंक है तो ये टैंक कितने टाइम में फिल होगा। देखो, पानी जितनी तेजी से जाएगा ये जो टैंक है ये इतनी जल्दी से फिल हो जाएगा। यानी कितना वाटर फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, हम ये चाहते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में भी जब हम डिफाइन करते हैं इसको तो ये कहते हैं ये है तो फ्लो ऑफ चार्ज, बट कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी वजह से हम कहते हैं I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरी बात यह है कि यहां पर ये जो पाइप था इसका एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया था।
इस पानी ने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास किया है जिसकी वजह से वाटर का फ्लो बना था। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास करेगा, और जब भी चार्ज किसी एरिया को क्रॉस करेगा किसी स्पेसिफिक टाइम में तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हम करंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर स्केलर है तो क्यों स्केलर है, इसके साथ साथ इसके यूनिट पर भी बात करेंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कैसे करता है और करंट फ्लो क्यों करता है। लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप भी साथ के साथ नोट्स बनाया करें, बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में जिस तरह से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन लिखी है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर में से, उस तेजी को हमने क्या कहा है, टाइम कहा है। यानी कितने समय में फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ए नेट चार्ज क्यू पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। अगर मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या कहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज नेट चार्ज क्यू पासेस। देखो चार्ज पास कर रहा है, टोटल कितना चार्ज पास कर रहा है, कितने टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमें बुक्स में देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ अगर पेपर में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तब भी यही वाली डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, देखो मैस का एसआई यूनिट है किलोग्राम, इसी तरीके से टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, जैसे चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। जब इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जा सकता है, तो फिर इसका एसआई यूनिट क्या है। देखो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है, तो फिर उन्हीं के नाम पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी रख दिया गया, दैट इज एम्पियर। और एम्पियर को जब आप कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट में फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल रहेगा, और यहां पर अगर सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट का नेम है तो यहां पर एक क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जैसे हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम इतना होता है, हम चीनी लेकर आते हैं 1 किलोग्राम, आलू लेकर आते हैं 1 किलोग्राम, हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम कितना होता है, हम थोड़ी सी फीलिंग ले सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जब यूनिट एम्पेयर है तो हमें इसकी फीलिंग भी तो होनी चाहिए कि 1 एम्पेयर कितना करंट है, तो उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो हमने अभी यहां पर रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अगर मैं यहां पर 1 एम्पियर पुट कर दूं, चार्ज की जगह पर 1 कूलम पुट कर दूं और टाइम की जगह पर 1 सेकंड पुट कर दूं, तो मैं थोड़ी सी फीलिंग ले सकता हूं कि 1 एम्पियर का क्या मीनिंग है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं पहले 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो इसी रिलेशन से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकल कर आती है व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में से, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा उसको हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। देखो ये वाला रिलेशन याद रखो, 1 पुट करो और जस्ट डिफाइन कर दो बहुत ही आसान तरीके से। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through any cross section of conductor in 1 second, then the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere। बस अपनी वर्डिंग में लिख दो। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है और कैसे फ्लो करता है। देखो इससे पहले हमने एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट कवर कर रखा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को इजीली असेस कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर फीलिंग लेने के लिए, इसको प्रॉपरली समझने के लिए कंसेप्ट वाइज आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहां पर किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है और क्यों करता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैं यहां पर एक वायर का पीस कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करता हूं? वायर का एक पीस कंसीडर करता हूं। मान लो कॉपर की वायर है या फिर सिल्वर की वायर है, जिसकी आपने कंसीडर करनी है कर लीजिए। आपने केमिस्ट्री में भी एक कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि ये जो मेटल्स हैं जैसे कि
सिल्वर है, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि गोल्ड है, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली एटम्स होते हैं और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी लैटिस है उसमें बेसिकली एटम्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसी तरीके से मेटल्स में भी प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने का क्या मतलब है? देखो, जो मेटल्स है ना, इनमें जो एटम्स होते हैं और एटम्स की जो वैलेंस शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है दैट इज वेरी वीक। यानी कि ये जो कंडक्टर्स के मेटल्स के एटम्स होते हैं, इनमें जो वैलेंस शेल्स होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा वीक होती है। जब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा वीक होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्ट्रांग न्यूक्लियर बॉन्डिंग फील नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो फ्री होते हैं। ये तो एक रीजन है जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है या फिर छोटे लेवल पर पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि जब कोई भी मेटल इस रूम टेम्परेचर पर होता है, जो कि नॉर्मली 27 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया जाता है, यानी ये जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये इस मेटल के लिए, इस कंडक्टर के लिए एनफ टेम्परेचर है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दे। यानी इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से। मैं एटम्स यहां पर ड्रा नहीं कर रहा, एटम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एटम्स को मैं यहां पर ड्रा नहीं करूंगा, मैं जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करूंगा कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई यूं मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है। ये रफ डायग्राम है, आपने नोट्स में नहीं बनानी। मैं जस्ट आपको इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर फीलिंग देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों है और कैसे है। यहां पर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लीजिए, जो कि रैंडमली ऐसे ही आगे पीछे मूव कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इस तरीके से। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका बिहेवियर कंडक्टर में ऐसे ही होता है जैसे कि किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, इसी तरीके से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में इस रूम टेम्परेचर पर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स पर हम वही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े थे। और ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं? इसका ऑर्डर ऑलमोस्ट 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का होता है, यानी 1,00,000 मीटर पर सेकंड इतनी तेज वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे होते हैं। यानी इतनी ज्यादा स्पीड होती है रैंडमली। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, यानी इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक कंडक्टर में इतनी ज्यादा रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इन्हें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। देखो, जब इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो यहां पर इन्हें करंट तो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमने यही कहा था कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है। देखो, चार्ज ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, चार्ज किसी पार्टिकल पर होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे मैस किसी ऑब्जेक्ट का होता है ना, इसी तरीके से चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट करता है, किसी पार्टिकल पर एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे चार्ज एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। लेकिन ये जो चार्ज का फ्लो है ना, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। यहां पर फ्लो तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि जितना चार्ज इधर फ्लो करके जा रहा है, इतना ही चार्ज इधर भी फ्लो करके जाएगा। यानी कि जो नेट वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ये तो है रैंडम वेलोसिटी, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम नेट वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो यहां पर इनकी नेट वेलोसिटी 0 आ जाती है, यानी इनका कोई नेट मोशन नहीं है तो सही, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मोशन है, लेकिन जब हम नेट वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो वो 0 हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस वक्त करता है? तो चलिए इसको समझते हैं। यहां पर हम एक और कंडक्टर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर एक और कंडक्टर लेते हैं, उसी तरीके से यहां पर
देखो इसमें भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लेता हूं यहां पर। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? याद रहे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या करता हूं, एक बैटरी अटैच कर देता हूं, और बैटरी क्या करेगी, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान। यानी लेट्स से अगर ये वाला जो एंड है ये हाई पोटेंशियल पर हो जाता है। देखो लास्ट लेक्चर में जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर था उसमें भी हमने दो प्लेट्स कंसीडर की थी, एक हाई पोटेंशियल पर एक लो पोटेंशियल पर। इसी तरीके से यहां पर भी मान लो कि हमने इन टू एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और इस एंड पे पोटेंशियल हाई है और इस एंड पे पोटेंशियल लो है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली किधर फ्लो करेंगे? मान लो हमने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, कुछ इस तरीके से हमने क्या की हुई है, एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर अगर लो पोटेंशियल है, यहां पर हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहेंगे इस तरफ पॉजिटिव वाली साइड पे, नेगेटिव वाली साइड से इधर धकेले जाएंगे और इधर आएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्री हैं और वो ऑलरेडी 10⁵ मीटर पर सेकंड की रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। और आपको यह भी मालूम है कि यहां पर एटम्स भी प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान बहुत सारी कुलियन भी हो रही है। देखो बार बार कोलाइड करेंगे, जब ये मूव करेंगे फिर कोलाइड करेंगे, मूव करेंगे फिर कोलाइड करेंगे, यानी ऐसे कोलाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि फौरन से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेंगे, यानी कि दीज इलेक्ट्रॉन्स वांट टू मूव हियर, यानी इधर मूव करना चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। ऐसे ही मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कुलियंस भी हो रही हैं। जब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स ने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, बस करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस तरफ कुछ इसकी डायरेक्शन है। दिस इज ई वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे हैं वो किधर मूव करना चाह रहे हैं? इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की डायरेक्शन ये है नेगेटिव ई वेक्टर। अब यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर एटम्स भी तो प्रेजेंट है। अब जब इधर मूव करना चाहेंगे तो एटम्स के साथ अगेन से कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो फिर ये बाउंस बैक होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेंगे, यानी कोलाइड करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, यानी ऐसे जाएंगे टक करके कोलाइड, फिर जाएंगे टक करके कोलाइड, फिर वापस आएंगे। जब वापस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इनको इधर भेजने की कोशिश करेगी, फिर टक करके आगे कोलाइड करेंगे, यानी इस तरीके से वापस आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इधर धकेलेगी, फिर जाके एटम के साथ कोलाइड करेंगे। अब कंटिन्यूअसली कुलियन की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के इधर मूव करने की वजह से एक एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बन जाती है। क्या बन जाती है? एक एवरेज वेलोसिटी, और वो एवरेज वेलोसिटी होती है ऑलमोस्ट 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी कुछ ये वाली एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन गया इस तरीके से आहिस्ता 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 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कोलाइड करेंगे, फिर वापस जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोबारा से उनको इधर धकेल दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होने की वजह से वो दोबारा से इधर आना चाहेंगे। तो इस तरीके से कुछ एवरेज वेलोसिटी बन जाती है, और वो एवरेज वेलोसिटी इतनी होती है, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहां पर फिर हमें यह मालूम हुआ कि कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करके जाता है इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां से फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहां तक आपको ये बात समझ आई? अभी यहां पर हमने एक हेडिंग लगाई थी, चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स। इन अ मेटेलिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो क्यों फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर का क्या मतलब है? वो पार्टिकल जिसपे चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज किस पे प्रेजेंट था? इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट था। इलेक्ट्रॉन वाज द चार्ज कैरियर।
तो इसका मतलब है कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर चार्ज कैरियर, जो कि चार्ज को कैरी करते हैं और उनके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब हमने इसी कहानी को, ये जो हमने यहां पर डिस्कस किया और यहां पर डिस्कस की है, इसको डिटेल में लिखना है जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा गया है। Mechanism of current flow in a conductor when the ends of the conductor are connected to a battery or any other source of potential। जब हम ends of conductor को किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहां पर कनेक्ट किया है, तो इस केस में क्या होगा, An electric field is established at every point within the conductor। यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि कंडक्टर में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो चुकी है। यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर मूव करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेंगे, यानी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मूव करना चाहेंगे। अब यूजुअली इंटर लेवल्स पे बुक्स में क्या किया जाता है, डायरेक्शन को ऐसे ही मार्क किया जाता है। ये तो मैंने वैसे ऐसे जानबूझकर मार्क किया है कि आपको ये फीलिंग दी जा सके कि इलेक्ट्रॉन्स फौरन से इधर नहीं मूव कर रहे बल्कि इधर मूव करना चाह रहे हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने एरोस ऐसे ड्रा किए थे, वरना आप इन एरोस को ऐसे भी जनरली ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से। यहां पर इन एरोस को रेस कर दीजिए, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, बट दिस इज रफ डायग्राम, आपको ये डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बताने का मकसद यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना चाह रहे हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमने ये लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस ई वेक्टर इस डायरेक्शन मूव करना चाह रहे हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग, और वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। As free electrons move, they continuously collide with atoms of the conductor। यानी कि यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। तो इसी बात को हमने लिखा है कि दे कोलाइड विद द एटम्स, और कैसे कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट कोलिजन्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द अप्लाइड फोर्स। देखो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो किस तरफ कर रहे हैं, नेगेटिव ई वेक्टर की डायरेक्शन में, कुछ इस तरफ ये फील कर रहे हैं फोर्स। तो यहां पर ये इधर मूव करना चाहेंगे, लेकिन जो मोशन का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ साथ ये कोलाइड भी कर रहे हैं। तो यहां पर इसी बात को हमने लिखा है द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस कोलिजन इज दैट एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड टू द लैटिस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली कोलाइड करेंगे एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और इस एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। मैंने जैसे यहां पर आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे इस डायरेक्शन में। यहां पर ये वाले जो एरोस हमने ड्रा किए, यानी कुछ इस तरीके से एक एवरेज वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो यहां पर हमने यही लिखा है दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग माइनस ई वेक्टर। इसके ऊपर आपने वेक्टर भी डालना है। तो दिस डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बट इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना चाह रहे हैं, इधर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाह रहे हैं। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स ने जो एवरेज वेलोसिटी इधर अटेन कर ली है, इसी मोशन की वजह से, चार्ज की इसी फ्लो की वजह से, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यहां पर आपको ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों और कैसे। तो यही है रीजन कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है और कैसे फ्लो करता है। अब यहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, अभी हमने पहले उस पैराग्राफ में भी पढ़ी थी, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। The average velocity with which free electrons move through a conductor when electric field is applied, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी अटेन करते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का मतलब यह है कि 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यही मीनिंग है। यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जस्ट 1 मिलीमीटर मूव करता है। तो फिर हम जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो बल्ब क्यों रोशन हो जाता है,
देखो फौरन से हो जाता है। पंखे का बटन ऑन करते हैं फौरन से पंखा चल जाता है, बल्ब का बटन ऑन करते हैं फौरन से बल्ब जल जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इतना स्लो मूव कर रहा है वायर में, तो फिर इतने जल्दी से बल्ब कैसे ऑन हो जाता है? ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इतनी कम है तो फिर किस तरीके से बल्ब बहुत जल्दी रोशन हो जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये कंडक्टर है जिसकी 2 एंड्स पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है बैटरी लगाकर। ये पिंक मार्कर वाला सारे का सारा रफ वर्क है। वो जो पहले मैंने डायग्राम बनाई थी वो भी रफ थी, डायग्राम अभी तक कोई भी नीट नहीं बनाई। ये वाले सारे आपके नीट नोट्स हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी वो किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना चाह रहे थे? कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे थे, कुछ इस तरीके से। अब ये जो वेलोसिटी है ना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है जो कि ये अटेन करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितने टाइम में सेट होती है? ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ सेट होती है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ, यानी कि कंडक्टर के 2 एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो फौरन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो यानी कि बहुत जल्दी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक एक पॉइंट पे सेट हो जाती है, यानी हर इलेक्ट्रॉन पर इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है। तो जब हर इलेक्ट्रॉन पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे कंडक्टर के अक्रॉस सेट हुई है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में फौरन से बल्ब रोशन हो जाता है या फिर फौरन से पंखा चलने लग जाता है। तो आपकी बुक में भी इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है। इसकी हमने एक हेडिंग बना दी है रैपिड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करंट, यानी करंट क्यों रैपिडली एस्टैब्लिश होता है। The small value of drift velocity does not mean that current takes a long time to establish। अब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करना स्टार्ट करेगा वायर में, वहां तक पहुंचेगा इस वेलोसिटी के साथ। ऐसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वहां से वहां तक मूव नहीं करता, बल्कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी कंडक्टर में होते हैं वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो वहां पर बल्ब जल्दी से रोशन हो जाता है क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेंगे। तो हमने यही बात लिखी है कि जब यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है तो इसका यह मतलब नहीं है कि करंट एस्टैब्लिश होने में ज्यादा टाइम लेता है। व्हेन ए स्विच इज टर्न्ड ऑन ए बल्ब लाइट्स अप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब फौरन से रोशन हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना स्टार्ट करे, आहिस्ता 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 मूव करते यहां पर जाएगा, यहां पर बल्ब में जाएगा, आहिस्ता से यहां से होते होते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है और इन वायर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर ली है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर ली है, जो यहां पर थे यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, जब तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लिया, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन 2-3 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लिया है, जिसकी वजह से यहां पर आपको इमीडिएटली बल्ब रोशन होते हुए नजर आता है। जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं बल्ब रोशन हो गया, जैसे ही मैं इसको यहां से ओपन करूंगा तो बल्ब ऑफ हो गया, इसको क्लोज करूंगा बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ। तो ये इमीडिएटली हो रहा है, इसी बात को यहां पर लिखा है। दिस अकर्स बिकॉज व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, जैसे ही स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट बिगिन टू ड्रिफ्ट सिमल्टेनियसली, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरे कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम में सेट होती है? बहुत जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट के साथ सेट हो जाती है। दे रिपेल नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं क्योंकि सेम चार्ज है। एंड द रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस ट्रेवल अलोंग द वायर, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये वायर के लंग ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियसली एस्टैब्लिश हो जाता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एस्टैब्लिश्ड वेरी रैपिडली, यानी फौरन से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में सेट होती है? बहुत जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई, तमाम इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि उन पर सेम चार्ज है, और ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी पूरी वायर में, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा? रैपिडली करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है
कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों कंस्टिट्यूट होता है, ड्यू टू दी फ्लो ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर है, अगर इसमें से चार्ज फ्लो करके जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। तो यहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, क्या पता चला, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर किया जा सकता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट is not vector quantity, it is not vector quantity। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर स्केलर क्वांटिटीज की तो डायरेक्शन ही नहीं होती, फिर इस स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्यों है? देखो बच्चों, ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज है कि चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है तो करंट की भी यही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करके जा रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि फिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? एक्चुअल रीजन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करता। जिस तरह हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से हों, यानी कि यहां पर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, तो इस केस में उनके दरमियान जो एंगल बनता है 180 डिग्री। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं कहूं कि 20 न्यूटन फोर्स एक डब्बे पर इधर से अप्लाई की है और एक आपका दोस्त 20 न्यूटन फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा है, तो यहां पर 20 न्यूटन इधर से 20 न्यूटन इधर से, दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि एक वायर यहां पर है, एक वायर यहां पर है, एक वायर यहां पर है, ये तीनों वायर्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। अब एक वायर में से यहां पर करंट फ्लो करके आ रहा है 1 एम्पियर, दूसरी वायर में से यहां पर करंट फ्लो करके आ रहा है 2 एम्पियर। यहां पर प्रैक्टिकली अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि करंट्स ये दोनों आ रहे हैं, इस पॉइंट पर कंबाइन होने के बाद इस वायर में से जो करंट फ्लो करेगा वो 3 एम्पियर का होगा। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, जो कि इस तरह फ्लो करेगा। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के केस में तो हम अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं। जैसे यहां पर 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इफेक्टिव फोर्स जो थी वो 0 थी, लेकिन यहां पर अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये 3 एम्पियर आता है। जब प्रैक्टिकली 3 एम्पियर के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर के रूल्स को ओबे नहीं कर रहा। अगर ये वेक्टर होता तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता, इस डायरेक्शन में फ्लो करता, तो यहां पर जो रिजल्टेंट करंट होना चाहिए था वो 1 एम्पियर होना चाहिए था। लेकिन जब हमने मीटर के जरिए इसको मेजर किया, प्रैक्टिकली इसको मेजर किया, तो ये 1 एम्पियर नहीं बल्कि 3 एम्पियर के इक्वल आता है। जब ये 3 एम्पियर के इक्वल आता है तो यहां से प्रूव हुआ कि ये वेक्टर के लॉज या फिर वेक्टर के रूल्स को ओबे नहीं करता। जब वेक्टर के रूल्स को ओबे नहीं करता तो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि यहां पर जैसे स्केलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, या फिर 6 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम 11 किलोग्राम। इसी तरीके से 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अगर ये ऐसे ही अलजेब्रिक सम हो जाता है इनका, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये वेक्टर के रूल्स को ओबे करता। जब वेक्टर के रूल्स को ओबे नहीं करता तो यहां से प्रूव हुआ कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन है इट इज जस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि करंट क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट करंट कौन सा होता है और अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। दिस इज रफ वर्क। तो यहां पर मैं एक कंडक्टर फिर से कंसिडर करता हूं। देखो यहां पर एक कंडक्टर कंसिडर करता हूं,
और इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर देता हूं, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएट होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। यानी कि हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। क्या अप्लाई कर दिए, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो चार्जेस किधर फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में ये चार्जेस फ्लो करके जाएंगे यहां पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी करंट की डायरेक्शन भी कुछ इस साइड पर होगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, यानी चार्जेस एक ही डायरेक्शन में जस्ट मूव किए जा रहे हैं। अगर यहां पर मैं एक और कंडक्टर कंसिडर करूं कुछ इस तरीके से, यहां पर इस कंडक्टर के क्रॉस भी पहले इसी तरीके की एक बैटरी कंसिडर करते हैं यहां पर। अब क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यानी कि हायर पोटेंशियल होगा, और यहां पर लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है। इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, इधर, यानी चार्ज का फ्लो इधर होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्जेस नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। लेकिन यहां पर अगर मैं इस बैटरी को हटाकर क्या करूं, अगर मैं इस बैटरी को यहां से हटाकर यहां पर एक ऐसी सोर्स कनेक्ट कर दूं जो कभी ऐसे हो कभी ऐसे हो, यानी कभी ऐसे हो कभी ऐसे, का क्या मतलब है, यहां पर कभी वो ऐसे हो कभी वो ऐसे हो, देख रहे हो कुछ इस तरीके से, यानी अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करे, अपनी पोलैरिटी क्या करे, बार बार चेंज करे। तो उसको हम कुछ इस तरीके से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से। दिस इज, यहां पर कभी पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा, फिर पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा, यानी एक प्रॉपर टाइम में ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे शफल करता रहेगा। तो यहां पर उस केस में क्या होगा, पहले यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, लेकिन अब अगर मैं इस तरीके से करता हूं कि यहां पर दोबारा से इसको ड्रा करता हूं और डायरेक्शन क्या लेता हूं, इसकी उल्टी लेता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर ये सोर्स है और डायरेक्शन किधर है, अब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। तो अब चार्जेस किधर मूव करेंगे, चार्जेस इधर मूव करेंगे, यानी चार्जेस इधर मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई वेक्टर की इधर होगी और चार्जेस की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, माइनस ई वेक्टर की डायरेक्शन में। करंट भी किधर कॉन्स्टिट्यूट होगा, इधर कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो यहां पर अगर ये सोर्स बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी, यानी कभी पॉजिटिव इधर नेगेटिव उधर, फिर पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर, बार बार पोलैरिटी चेंज करेगी, तो चार्जेस की मूव करने की डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती रहेगी। और इनफैक्ट ये जो करंट आई है ये कभी ऐसे फ्लो करेगा कभी ऐसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे, यानी ऐसे 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 फ्लो करता रहेगा। और ये चार्जेस हैं ये कभी ऐसे मूव करेंगे कभी ऐसे मूव करेंगे। तो यहां पर ये रेगुलरली, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल में इस पोलैरिटी को चेंज करता जा रहा है। तो अगर हमारे पास करंट कुछ इस तरीके से हो कि कभी उसकी डायरेक्शन ऐसे हो कभी ऐसे हो, यानी चार्जेस कभी ऐसे फ्लो कर रहे हो कभी ऐसे फ्लो कर रहे हो, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही हो, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उस केस में हम उसको कहेंगे डायरेक्ट करंट, यानी चार्जेस एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उस केस में जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट वुड बी डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर ऐसे फ्लो करेंगे कभी कभी ऐसे फ्लो करेंगे तो उस केस में अल्टरनेटिंग करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब इन्हीं डेफिनेशंस को उठा के यहां पर लिख देते हैं। If electric charges flow in the same direction at all the times, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहेंगे, तो उस केस में करंट क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट। जैसे यहां पर इधर ही फ्लो किए जा रहे थे, ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। एग्जांपल्स क्या है, अब जो आपके मोबाइल फोन में बैटरी है वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है, जो आप यूपीएस के साथ बैटरी यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है, गीजर में जो आप सेल्स यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, जो सोलर पैनल्स आप घर में लगाते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी सोर्सेज हैं ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं, जो कि बैटरीज हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके का होता है, इफ द चार्जेस मूव फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, यानी चार्जेस पहले एक डायरेक्शन में मूव करें और फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव करें, एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन
चेंजिंग डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, यानी रेगुलर इंटरवल में डायरेक्शन चेंज करें। जैसे आपको मालूम है कि होम्स में जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में 50 मरतबा अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। यानी यहां पर जो एक मरतबा इधर फ्लो और दूसरी मरतबा इधर फ्लो, और ये फ्लो रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज हो रहा है, तो इस केस में जो करंट होगा दैट वुड बी नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, और उसको हम AC कहेंगे, A फॉर अल्टरनेटिंग, C फॉर करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट की मेजर सोर्सेज क्या है? जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स जो घरों में यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी होम्स में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, ये सारे का सारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि डायरेक्ट करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कन्वेंशनल करंट। तो एक कन्वेंशनल करंट क्या है? जो पहले हमने पढ़ा है दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसमें हमने ये देखा था कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की मूव करने की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। जब नेगेटिव चार्जेस की वजह से कॉन्स्टिट्यूट होता है तो यहां पर आपने देखा कि करंट किधर फ्लो कर रहा था, करंट की डायरेक्शन में ये मार्क की, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव ये फ्लो करके जा रहा था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कन्वेंशनल करंट क्या है? देखो, पहले पहले जब साइंटिस्ट को यह मालूम नहीं था कि कंडक्टर में या फिर मेटल्स में ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यू टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करता है, उस वक्त उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि करंट जो है वो पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव वाली साइड पे जाता है, यानी पॉजिटिव वाले टर्मिनल से नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ जाता है, यानी करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। अभी तो हमने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यह है मॉडर्न कंसेप्ट। लेकिन जो पहले वाला कंसेप्ट था, जब साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं मालूम था, जब साइंटिस्ट को यह नहीं मालूम था कि मेटल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो सारी थ्योरी हमने पढ़ी है ना पहले साइंटिस्ट को इस बारे में नहीं मालूम था। उन्होंने एज्यूम ये किया था कि जो करंट है ये पॉजिटिव चार्जेस के मोशन की वजह से है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो अजम्पशन थी ना कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी पुराने वाली बात है, कन्वेंशनल बात है। तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज हाइपोथेटिकल फ्लो, क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था, उन्हें नहीं मालूम था कि करंट पॉजिटिव की वजह से फ्लो करता है या नेगेटिव की वजह से। उन्होंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हुए उन्होंने बुक्स लिख दी, उन्होंने बहुत से फार्मूलाएं बना दिए, और आज भी हम वही फार्मूलाएं पढ़ रहे हैं। उसका रीजन भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हम वही वाले फार्मूलाएं क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? हाइपोथेटिकल फ्लो है, जो कि जस्ट उन्होंने एज्यूम किया था पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दैट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द सर्किट एज एक्चुअल फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब पहले हमने क्या कहा कि नेगेटिव चार्जेस की फ्लो करने की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब जो साइंटिस्ट ने एज्यूम किया हुआ था ना पॉजिटिव, अब अगर पॉजिटिव की वजह से फ्लो करे या नेगेटिव की वजह से फ्लो करे, इफेक्ट दोनों का सेम है। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करे तब भी पंखा चलेगा, तब भी बल्ब जलेगा, पॉजिटिव की वजह से चले तब भी बल्ब भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, यानी इफेक्ट सेम रहेगा। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि करंट जो है वो कन्वेंशनली ये एज्यूम किया गया था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली हेडिंग ये लगाई है, अर्ली साइंटिफिक assumption ऑन करंट फ्लो। अर्ली साइंटिस्ट assumed दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज caused by the motion of positive charges। वही बात है कि उन्होंने ये सोचा था, एज्यूम किया था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। और अभी भी हम इस assumption को लेकर चलते हैं। assumption को लेकर क्यों चलते हैं? क्योंकि उस वक्त भी बल्ब जलते थे, पंखे चलते थे, जब ये कंसेप्ट आया तब भी बल्ब भी जल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, तो इफेक्ट सेम है। तो अजम्पशन हम वही मानकर चलते हैं। जब भी हम आगे चलकर सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में मजीद आगे बढ़ेंगे, तो हम यही मानकर चलेंगे कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करता है। लेकिन इनवर्ट कंसेप्ट वही है कि ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। वो जस्ट आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज एक्चुअल कंसेप्ट। लेकिन हम सपोज करके ये चलेंगे कि करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी ड्यू टू दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है। नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट। इन ए सर्किट इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी अभी जो हमारा करंट नॉलेज है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। The same effect would occur if an equivalent amount of positive charge moved away from the positive terminal। यहां पर कहने का मकसद यह है कि एक अमाउंट है स्पेसिफिक नेगेटिव चार्जेस की, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करके जा रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। अगर
इतनी ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की और वो फ्लो करे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो दोनों का जो इफेक्ट होगा ना वो सेम रहेगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। इसलिए यहां पर हमने इक्विवेलेंट का वर्ड यूज किया है। Therefore, conventional current is considered to flow from positive terminal to negative terminal. यानी कन्वेंशनल करंट को क्या सपोज किया गया कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो यहां पर आप एक आसान सा कंसेप्ट याद रख लें, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये रीसेंट कंसेप्ट है जो कि ये कहता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी करंट नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, टर्मिनल ऑफ बैटरी। और कन्वेंशनल करंट क्या है, जो साइंटिस्ट ने पहले अज्यूम किया था कि जो करंट है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है और करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। यहां पर ये एक डायग्राम है जो कि आपने ड्रा करनी है। दिस इज डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो कि हमने यहां पर कनेक्ट करके रखी हुई है। ये एक बैटरी है, यहां पर ये बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। अब जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने अज्यूम किया है वो क्या होगा, क्या होगा कमेंट्स में जरा बताइए। कन्वेंशनल करंट, तो यहां पर लिख देते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या है। अब हम आगे इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे वो कन्वेंशनल करंट को लेकर चलेंगे। वैसे जो करेक्ट कंसेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन इसको हमने यहीं तक रखना है, इसको आगे लेकर नहीं चलना। कन्वेंशनल करंट को अज्यूम करेंगे क्योंकि सारी की सारी थ्योरी कन्वेंशनल करंट पर बन चुकी थी। अगर दोबारा से उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की तरफ शिफ्ट करके नेगेटिव 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 लिखा जाता तो सारी की सारी थ्योरी कंफ्यूज हो जानी थी। तो कन्वेंशनल करंट के कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे और इसी के मुताबिक हम सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम देखें ना तो जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वाला कंसेप्ट और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पर भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट आपस में कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यही वाली हेडिंग लगा दी है और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। कन्वेंशनल करंट इज कंसिस्टेंट विद अर्लियर यूज ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉर डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उसके बारे में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं, उसकी आउटवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। आउटवर्ड क्यों डायरेक्टेड होती है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया था और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द चार्ज यानी रेडियली इनवर्ड होती है। क्यों इनवर्ड होती है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया था। तो ये जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव वाला कंसेप्ट है ना, ये कंसिस्टेंट है हमारे इस कन्वेंशनल करंट वाले कंसेप्ट के साथ। इसी वजह से हमने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और यहां पर जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ होगा। यहां तक आपको करंट के बारे में कुछ तो न हो चुकी है, आपको मालूम हो चुका है इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करना है, फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, फिर पहले साइंटिस्ट की असम्पशंस क्या थी, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, फिर करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, इस सारे के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि अगर एक कंडक्टर में से, एक वायर में से करंट फ्लो करके जा रहा है तो हमें वायर के कुछ पीस में ये पता चलाना है कि यहां पर कितना करंट फ्लो करके जा रहा है या यहां पर कितना करंट है। तो उसके बारे में हम कैसे मालूम करेंगे, उसका कोई रिलेशन भी तो होना चाहिए। तो उसी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 9.11 करंट थ्रू ए कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर है, इसका हमने इतना सा पोर्शन लिया हुआ है और यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर इस आर्टिकल में हमने कंसिडर ये करना है कि ये एक कंडक्टर है, कोई मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या कंसिडर करना है, इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करना है। और यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा हुआ है। मान लो यहां पर हायर पोटेंशियल है, यहां पर लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, यानी इधर मूव करेंगे। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहां पर अगर हमने
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। कन्वेंशनल करंट क्या था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो करके जा रहा है। अब मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज एल, कैपिटल एल, और जो इसका क्रॉस सेक्शन है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कैपिटल ए। यहां पर दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज लेंथ। अब कंसिडर ये करना है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो करके जा रहा है। कंसिडर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी करंट फ्लो कर रहा है, हैविंग ए लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एल। अब यहां पर करंट को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। बस कुछ इस तरीके से याद कर लो, Q इज इक्वल टू इट, याद रहेगा, Q इज इक्वल टू इट, यहां से I निकालोगे तो Q ओवर टी हो जाएगा। यानी यहां पर करंट को फाइंड करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द चार्ज, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम। यानी पहले हमें चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर हमें टाइम के बारे में मालूम होना चाहिए। अब नेट चार्ज को फाइंड करने के लिए मुझे ये पता चलाना पड़ेगा कि ये जो मैंने सेगमेंट कंसिडर किया है कंडक्टर का, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये चार्ज कैरियर, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज को कैरी करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं चार्ज कैरियर। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, ये तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आज मेरे पास इतना पीस है कंडक्टर का, कल को इतना बड़ा कंडक्टर हो, परसों इतना सा कंडक्टर हो, उसके अगले दिन इतना सा कंडक्टर हो, तो क्या मैं हर कंडक्टर के लिए सेपरेट सेपरेट फार्मूला बनाता रहूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे ऐसी कैलकुलेशंस करनी चाहिए जो हर कंडक्टर के लिए वैलिड हो, यानी कंडक्टर इतना बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, हर कंडक्टर के लिए वो फार्मूला होल्ड कर जाए। तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर देखना पड़ेगा, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है। मान लो ये कंडक्टर कॉपर का है, तो मैं कहूंगा कि कॉपर का इतना वॉल्यूम लो, मान लो 1 मीटर क्यूब कॉपर का वॉल्यूम लो, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, वो मैं यहां पर बैठकर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर गिनूं, वहां पर बैठ के देखूं, वहां पर बैठ के देखूं, किसी भी जगह पर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा कॉपर में, तो मुझे हमेशा सेम मिलेंगे। लेट्स से उनको मैं n कह देता हूं, क्या कह देता हूं, n कह देता हूं, यानी इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं दैट इज n, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू n। और इस n को हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज आल्सो नंबर डेंसिटी, यानी कितने चार्ज कैरियर्स हैं इतने वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम है v यूनिट वॉल्यूम, इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, दिस इज नोन एज नंबर डेंसिटी। तो यहां पर नंबर डेंसिटी का कंसेप्ट, अब नंबर डेंसिटी कॉपर के लिए फिक्स होगी, सिल्वर के लिए फिक्स होगी, गोल्ड के लिए, क्योंकि अगर यहां पर मैं 1 मीटर क्यूब सिल्वर का वॉल्यूम लूंगा उसमें भी इतने ही चार्ज कैरियर्स होंगे। अगर मैं किसी और जगह पर बैठकर कोई और कंडक्टर लेता हूं सिल्वर का, यानी कि वो नहीं लेता, तो वहां पर भी अगर इतना ही वॉल्यूम होगा तो उसमें इतने ही चार्ज कैरियर्स होंगे। यानी अब मुझे कुछ फिक्स होने का सेंस आ रहा है कि मैं नंबर डेंसिटी का कंसेप्ट यूज कर लूंगा कि इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इतने वॉल्यूम में होते हैं हमेशा हमेशा। तो यहां तक आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ चुका है। अब हमें देखना है कि इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है। देखो एक वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि नंबर डेंसिटी ये है, और टोटल वॉल्यूम फिर कितना है, टोटल वॉल्यूम है AL। टोटल वॉल्यूम हमने यहां पर डिस्कस किया था, AL की इक्वल है V इज इक्वल टू AL। तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं तो यहां पर मुझे इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इस टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि कितने टोटल चार्ज कैरियर्स हैं। देखो इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इतने वॉल्यूम में है, इतने वॉल्यूम में है, और वॉल्यूम टोटल इतना है, तो मैं वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस कंडक्टर के सारे चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे। और अब ये क्या है, सारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब को यहां पर लिख दिया है, यानी इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। अब मुझे मालूम है कि एक चार्ज कैरियर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, जिसको हम 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻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 ⁻
कितने मल्टीप्लाइड बाई ई, यानी कि NaLe
या फिर ई को मैं क्यू भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज मेरे पास कितना आएगा, Q इज इक्वल टू NaLQ। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है। अब ये पिंक कलर से मैंने जितना भी किया ये सारे का सारा रफ वर्क है। अब इसी कहानी को हम नोट्स में भी प्रॉपरली लिख लेते हैं। टोटल चार्ज कंटेंट इन दिस सेगमेंट, यानी ये जो सेगमेंट है इसमें टोटल चार्ज कितना है। लेट n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी है। हेंस द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी एक v वॉल्यूम में इतने चार्ज कैरियर्स हैं तो टोटल वॉल्यूम AL है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे, NaL। इफ ईच चार्ज कैरियर कैरीज ए चार्ज Q, अगर हर चार्ज कैरियर पर Q चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मेरे पास इतने हैं, तो टोटल चार्ज मैं कैसे निकालूंगा, Q इज इक्वल टू NaL। कंडक्टर में इतने चार्ज कैरियर हैं, एक चार्ज कैरियर पे चार्ज Q है, इतने चार्ज कैरियर हैं तो सब पे कितना हो जाएगा, NaLQ। ये एक का चार्ज था, ये चार्ज कैरियर्स थे सारे चार्ज कैरियर्स अगर इतने हैं, एक चार्ज कैरियर पे इतना चार्ज है तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो यहां पर दिस इज दी टोटल चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। तो यहां तक हमने Q फाइंड कर लिया। अब टाइम को फाइंड करने के लिए अगेन से इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एरिया को पास करेंगे, यहां पर कैसे पास करेंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन करंट किधर फ्लो करेगा, टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हम ले रहे हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो जनरली वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू d/t। तो यहां से अगर मैं t निकालूं तो t इज इक्वल टू d/v। यहां पर डिस्टेंस कितना है, l, यानी कि टोटल जो लेंथ है दैट इज l, तो t इज इक्वल टू l/v हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखना है, क्योंकि ये लेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे, l लेंथ मूव करके आगे चले जाएंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, दैट इज v। तो इसका मतलब है कि टाइम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू l/v। तो इसी कंसेप्ट को यहां पर नोट्स में लिख देते हैं। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, क्योंकि हमने कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो चार्ज कैरियर क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट फेस। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ज कैरियर इधर मूव करेंगे लेफ्ट वाली साइड पे और करंट इधर मूव करेगा राइट साइड पे। तो इसी बात को हमने यहां पर लिखा है, the charge carriers electron begin to move to the left face of the segment. As a consequence of this motion, electric current is established in the conductor directed towards the right face. अब ये चार्ज कैरियर्स जितने टाइम में L लेंथ को कवर कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, उस टाइम को हम कह रहे हैं ट्रांजिट टाइम, यानी मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इधर से उधर, तो दिस इज ट्रांजिट टाइम। लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स बी v, क्योंकि हमने पहले भी उसको v कहा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल चार्ज कैरियर्स ओरिजिनली प्रेजेंट इन द सेगमेंट टू लीव थ्रू द लेफ्ट फेस, यानी कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं लेफ्ट फेस से निकलने में इनको कितना टाइम लगेगा, देखो L लेंथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल L/v। तो यहां पर यही लिख देते हैं, t इज इक्वल टू कैपिटल L/v, क्योंकि लेंथ कितनी थी L, और यहां पर v क्या है, इट इज स्पीड। दिस t इज टाइम, यानी ये टाइम लगा है उनको ड्रिफ्ट करने में कितनी लेंथ से, L लेंथ से। यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने Q और T की वैल्यू उठाकर उस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, I इज इक्वल टू Q/T। तो चलिए करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर करंट, बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल टू Q/T। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। यूजिंग इक्वेशंस कौन कौन सी इक्वेशंस, 1 and 2 इन 3, यानी कि इन दोनों को उठाकर इक्वेशन 3 में लगा दें तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू, अब Q क्या है, यहां पर हमने Q फाइंड किया था NaLQ डिवाइडेड बाय T किसके इक्वल है, L/v के इक्वल है, तो लिख दीजिए L/v। यहां से ये v ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू NaLQ, और ये v ऊपर जाएगा, इसी तरीके से ये स्मॉल v है, इट्स नॉट कैपिटल V,
डिवाइडेड बाय एल, इसी तरीके से एल और एल हो जाएंगे कैंसल और बाकी हमारे पास रह जाएगा I इज इक्वल टू NaVq, ये वाला रिलेशन हमारे पास बाकी रह जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन फॉर करंट थ्रू ए कंडक्टर। यहां से अब हमें क्या मालूम हो रहा है कि जैसे चार्ज बढ़ेगा यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यहां पर I क्या करेगा, बढ़ेगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो उस केस में भी क्या करेगा, करंट बढ़ेगा। जब यहां पर V बढ़ेगी यानी स्पीड बढ़ेगी तो उस केस में भी यहां पर करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहां पर भी ये करंट क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि किसी भी सेगमेंट में से कोई भी कंडक्टर है उसके किसी भी सेगमेंट में से अगर आपने करंट फाइंड करना है तो वो इस रिलेशन के जरिए फाइंड करेंगे। आगे चलकर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे जिनमें हमने ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, तो इसलिए इस फार्मूला को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला पढ़ा है, उसका यूनिट पढ़ा है, फिर हमने देखा कि 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पेयर एक्चुअली कितना करंट होता है। उसके बाद हमने चार्ज कैरियर को डिस्कस किया कि कंडक्टर में या फिर मेटल्स में कौन सा चार्ज कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो करता है और करंट क्यों फ्लो करता है। उसके बाद हमने देखा कि करंट कैसे रैपिडली एस्टेब्लिश हो जाता है। देन हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन इसके बावजूद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यों स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने कन्वेंशनल करंट की बात की है, वो जो हिस्टोरिकल अजम्पशन है उसके बारे में देखा है। फिर हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट था ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंट है। उसके बाद हमने करंट थ्रू एक कंडक्टर को देखा और उसके लिए एक रिलेशन फाइंड किया। तो आपने इस सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।